बच्चों, हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंदर हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और आज हम इसके अंतिम चरण में हैं और इसके अंदर हम देखेंगे आज प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, यानी जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शुरुआती वर्षों के अंदर क्या हुआ, उन स्थितियों के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो बच्चों देखिए, जुलाई 1944 के अंदर अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक शहर के अंदर ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था और जिसके अंदर औद्योगिक देशों के जो व्यापार के अंदर कोई भी उनको ज़रूरत होती थी, कोई आवश्यकता होती थी, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का गठन किया गया था और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए, यानी युद्ध के अंदर कोई भी जो नुकसान हुए थे उनकी भरपाई करने के लिए, पैसे का इंतजाम करने के लिए विश्व बैंक नामक एक संस्था का गठन किया गया था। इस प्रकार से ये 2 संस्थाएं गठित की गई थी और ये दोनों संस्थाएं मिलाकर के ब्रेटन वुड्स संस्था के नाम से जानी जाती हैं, जिसमें औद्योगिक देशों के व्यापार की जरूरतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, जिन्हें ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर के ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा गया। अब देखिए, अब यहां से प्रारंभ करते हैं हम प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष। ब्रेटन वुड्स जो ये व्यवस्था थी, इससे पश्चिमी यूरोपीय जो देश थे, जो औद्योगिक पश्चिमी यूरोपीय औद्योगिक देश थे और जो जापान था, वहाँ की व्यापार और आय दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, यानी उनके लिए एक अप्रतिम युग की शुरुआत थी ये। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के लिए एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया था, यानी उनके व्यापार में भी बहुत वृद्धि हुई थी और उनकी आय में भी बहुत वृद्धि हुई थी। और आप देखिए, 1950 से लेकर 1970 तक विश्व व्यापार की जो विकास दर थी वो 8% की दर से, सालाना दर से बढ़ रही थी। 1950 से 1970 तक विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज़्यादा रही थी और इस दरमियान जो वैश्विक आय थी वो भी 5% की दर से आगे बढ़ रही थी। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी और जो ये विकास दर थी, ये विकास दर भी स्थिर थी, इसके अंदर कोई उतार चढ़ाव भी नहीं थे। एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित तरीके से विकास हो रहा था। विकास दर निश्चित मात्रा में बढ़ती जा रही थी, विकास दर भी लगभग स्थिर हो गई थी, इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव भी नहीं आए थे। और इस दौरान जो ज़्यादातर औद्योगिक देश थे वहाँ बेरोजगारी भी बहुत कम हो गई थी और आप ये देख लीजिए कि वो बेरोजगारी 5% से भी नीचे उतर करके आ गई थी। इस दौरान ज़्यादातर औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% की दर से कम ही रही थी और तकनीकी और उद्योग का, यानी उद्यम का विश्वव्यापी प्रचार प्रसार होने लग गया था, यानी तकनीक का विकास हो रहा था सब जगह और एक देश से दूसरे देश के अंदर उसका प्रचार प्रसार भी होता था, एक दूसरे को वो उसके बारे में बताते भी थे, जानकारी भी देते थे। इस दौरान तकनीकी और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ था। ये जो विकासशील देश थे उस समय, वो जो विकसित औद्योगिक राष्ट्रों के बराबर आने की होड़ में लगे हुए थे, विकसित राष्ट्र बनना चाहते थे। वो भी विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, जो आधुनिक तकनीक से चलने वाले उपकरण और यंत्र थे, जो बिल्कुल आधुनिक नई टेक्निक के उपकरण और यंत्र आ गए थे, उनको आयात करने के लिए वो बहुत ज़्यादा निवेश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पूंजी उसके अंदर खर्च कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया था। अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, यानी जो उपनिवेश थे, उपनिवेशों का समाप्त होना और स्वतंत्रता का आना, इसलिए इसके बारे में हम देखते हैं।
देखिए बच्चों, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद में भी विश्व के बहुत सारी ऐसे स्थान थे जहां पर अभी भी उपनिवेश बने हुए थे, यानी जो यूरोपीय साम्राज्य था उसके वो अधीन थे। यूरोप के जो औपनिवेशिक साम्राज्य था उसके वो अधीन थे। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी विश्व का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था, लेकिन अगले 2 दशकों के अंदर स्थिति में काफी बदलाव आया और एशिया और अफ्रीका के जो बहुत सारे उपनिवेश थे वो अब स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके थे। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन अभी ये स्वतंत्र हुए ही थे नए नए, इसलिए यहां पर गरीबी थी और संसाधनों की बहुत कमी थी, क्योंकि नए नए देश के अंदर अभी विकास तो हुआ ही नहीं था। लेकिन ये सभी देश गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं लंबे समय से अधीन थी, इसलिए वो शत विशत थी, उनकी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त थी, अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब थी। उनकी अर्थव्यवस्थाएं लंबे समय तक अधीन रहने के कारण अस्त व्यस्त हो चुकी थीं। और जो संस्थाएं आपने पहले पढ़ा था कि जो IMF और विश्व बैंक नाम की जो संस्थाओं का गठन हुआ था, वो तो इन जो औद्योगिक राष्ट्र थे उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही हुआ था। IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही किया गया था। ये तो जो भूतपूर्व उपनिवेश थे उनके ना इनको गरीबी का एहसास था, ना उनमें किस प्रकार से विकास करना है, इनके बारे में उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि उनमें किस हिसाब से गरीबी है और विकास किस प्रकार से करना है। इस मामले में उनके पास में निपटने में वो बिल्कुल भी दक्ष नहीं थे। ये भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे। लेकिन उस समय यूरोप और जापान ने अपनी जो अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया, उसको देख करके, और ये जो विकासशील देश थे ये IMF और विश्व बैंक के जो प्रभाव में नहीं आए, यानी उनको उनकी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि हम भी इसी प्रकार से विकास करेंगे जैसे यूरोप ने और जापान ने किया है। लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर निर्भर भी नहीं थे। तब 1950 के दशक के अंत में जाते जाते IMF और विश्व बैंक ने दोनों ने इन विकासशील देशों पर ध्यान देना प्रारंभ किया। तब 1950 के दशक के अंत में जाकर IMF तथा विश्व बैंक ने विकासशील देशों पर ध्यान देना प्रारंभ किया। और विडंबना की बात तो यह है कि ये राष्ट्र जब उपनिवेशों के रूप में जिन पश्चिमी शक्तियों के अधीन रहे थे, आज उनको अपनी जरूरतों को, स्वतंत्र होने के बाद में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हीं पश्चिमी शक्तियों के अधीन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी उनके सामने झुकना पड़ा, उनसे ही जाकर के अपनी जरूरतों को मांगना पड़ा, उनसे ही जाकर के अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताना पड़ा। विडंबना की बात तो यह थी कि वे राष्ट्र जो उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे, यानी वो राष्ट्र पहले तो उपनिवेश रहे थे और उन्हीं पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन थे, उनको अब स्वतंत्र होने के बाद भी अपने देश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण था। यानी ये जो उपनिवेश थे, पहले उपनिवेशों के रूप में जिन पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन थे, आज ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानें थी, इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों यानी IMF और विश्व बैंक के ऊपर भी इन्हीं पश्चिमी साम्राज्यों का आधिपत्य था, इन्हीं का नियंत्रण था। तो ये जो उपनिवेश थे, आज भी इनको उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मदद लेने के लिए जाना पड़ा जो उन्हीं पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन थी। और बहुत साल बीत जाने के बाद में भी ये जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, इनकी अर्थव्यवस्था आज भी उन्हीं औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन थी, उन्हीं के नियंत्रण में थी। बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर अब भी औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण था।
और जो देश पहले ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, आज भी उनके जो संसाधन थे, उनके जो प्राकृतिक संसाधन थे, जो उनकी खनिज संपदा थी, उनके ऊपर ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियों का ही नियंत्रण था। यानी ये कह सकते हैं हम कि एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से उनके संसाधनों पर ब्रिटेन और फ्रांस का ही नियंत्रण था और वो किसी भी कीमत पर उस नियंत्रण को छोड़ना नहीं चाहते थे। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, वहां पर अब भी उनके महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा पर ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियों का ही नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। और कई बार अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने भी अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जो विकासशील देश थे, उनकी जो खनिज संपदा थी, उनकी प्राकृतिक संसाधन थे, उनके ऊपर अपना नियंत्रण कायम करके और वहां से दोहन करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके बदले में बहुत ही कम कीमत देते थे। यानी अमेरिका भी जगह जगह पर अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा कम कीमत देकर के दोहन कर रहा था। कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगी थी। अब बच्चों देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में आया तो हम उसके बारे में देखते हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं? ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो हैं, ऐसी कंपनियां जो एक साथ ही बहुत सारे देशों में व्यवसाय करती हैं, एक साथ इनके अलग अलग देशों के अंदर व्यवसाय चलते रहते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNCs भी इनको कहा जाता है। एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। और इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1920 के दशक में इनकी कई जगहों पर स्थापना हुई थी। यानी अपन ये कह सकते हैं कि 1920 के दशक से इन MNCs की यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की स्थापना हुई थी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। शुरुआती बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 के दशक में की गई थी। और जब 1950 और 1960 के अंदर अमेरिका का व्यवसाय पूरी दुनिया के अंदर फैलता जा रहा था और उसी समय पश्चिमी यूरोप और जापान भी युद्धों के प्रभाव से बाहर निकल करके विश्व में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे थे, उस समय ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत प्रसार हुआ था। बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां सामने आई थी। 1950-1960 के दशकों में जब अमेरिकी व्यवसाय दुनिया भर में फैलते जा रहे थे और साथ ही पश्चिमी यूरोप और जापान भी विश्व युद्ध के प्रभाव से बाहर निकलते हुए शक्तिशाली राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर थे। यानी अमेरिका का व्यवसाय तो चारों तरफ फैल ही गया था और पश्चिमी यूरोप और जापान भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में उभर करके एकदम सामने निकल के आए थे और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में सामने आए थे। उस समय ऐसी बहुत सारी नई कंपनियां सामने आई थी। यानी हम यह कह सकते हैं कि 1950 और 1960 के दशकों की यह विशेषता रही कि उस समय बहुत सारी ये ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनी थी। यानी विश्व में ऐसी कंपनियों का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ था। अतः 1950 और 1960 के दशकों की विशेषता इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार था। यानी पूरे विश्व के अंदर इन 2 दशकों के अंदर बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनी थी। इसका कारण क्या था? ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्यों बन रही थी? उस समय बहुत सारे देशों की सरकार अपने यहां पर जो भी कोई उनके बाहर के देशों से चीजें आती थी उस पर वो बहुत ज्यादा आयात शुल्क लगा देते थे। इसलिए उसके वहां पर आते आते कीमत बहुत ज्यादा हो जाती थी और वो वहां पर बिक ही नहीं पाती थी, उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती थी। इसलिए ऐसी जो कंपनियां थी उन्होंने सोचा कि क्यों ना उसी राष्ट्र में ही जाकर के वहीं पर उन चीजों को बनाया जाए। तो वो वहीं पर जाकर के अपना निवेश करते थे, अपने संयंत्रों को वहीं लगा लेते थे और वहीं पर उसका उत्पादन प्रारंभ कर देते थे। यानी वो वहां पर जाकर के घरेलू उत्पादकों के रूप में काम करने लग गए थे। वहीं जहां पे उनको चीज बेचनी थी वहीं पे जाकर के उसको बनाने लग गए थे। इसका एक कारण यह भी था कि उस समय ज्यादातर सरकारें बाहर से आने वाली चीजों पर भारी आयात शुल्क वसूल करती थी, जिसके कारण इन बड़ी कंपनियों को अपने संयंत्र उन्हीं देशों में लगाने पड़ते थे जहां वे अपना माल बेचना चाहती थी। उन्हें घरेलू उत्पादकों के रूप में काम करना पड़ता था, वहीं के जाके हो जाते थे, वहीं का उत्पादन होता था। तो आयात शुल्क उस पर कैसे लगता? तो उस आयात शुल्क कम लगने से उसकी कीमतें अपने आप कम हो जाती थी। तो वहीं जाकर के बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने संयंत्र वहीं लगा लेती थी, वहीं निवेश कर देती थी।
और दूसरी ओर ज़्यादातर ये जो विकासशील देश थे 1950 और 1960 के दशकों में हम विकसित देशों के बारे में तो देख रहे हैं, लेकिन जो विकासशील देश थे इनको कोई फायदा ही नहीं हुआ, इनको कोई लाभ ही नहीं हुआ, जबकि जो विकसित देश थे उनको तो बहुत ज़्यादा विकास होता जा रहा था, उनकी विकास वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। जो पश्चिमी देश थे उनकी अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही थी, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निर्माण कर रहे थे, पूरे विश्व के अंदर उनका व्यापार का प्रचार प्रसार हो रहा था, लेकिन जो विकासशील देश थे उनको तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। इसलिए अब उन्होंने भी इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली विकसित करने की बात कही। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली विकसित करने के लिए आवाज उठाई, यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसको NIEO के नाम से जाना गया। और इसी के साथ ये देश G77 के रूप में संगठित भी हो गए थे। जो विकासशील देश थे ये 77 थे और इन्होंने ग्रुप 77 के नाम से, यानी G77 के नाम से अपना एक संगठन भी बना लिया था। ये G77 समूह के रूप में संगठित हो गए थे। और अब ये NIEO के द्वारा इन्होंने अपनी क्या मांग उठाई थी, इनकी मांग क्या थी इन 77 देशों की, जो विकासशील देश थे, इनकी मांग एक तो ये थी कि जो हमारे देश के संसाधन हैं उन पर हमारा ही नियंत्रण होना चाहिए, किसी भी दूसरे देश का इनके ऊपर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वास्तव में हकीकत में हमारा ही नियंत्रण हो इन पर। NIEO के द्वारा वे एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिससे उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके और उनको विकास करने के लिए अधिक सहायता भी दी जानी चाहिए, उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिलनी चाहिए। और जो वो कोई भी उनका जो कच्चा माल है, कच्चे माल को विदेशों में बेचते हैं तो उसको उनका दाम भी ठीक प्रकार का मिलना चाहिए, कच्चे माल के सही दाम मिलने चाहिए। और जो उनका तैयार माल है उस तैयार माल को जब वो विदेशों में बेचते हैं तो वहाँ के विकसित देशों के जो बाजार हैं उन बाजारों में उनको सही अवसर मिलना चाहिए, यानी उनका तैयार माल भी विकसित देशों के बाजारों में सही प्रकार से सही दाम पर सही मूल्य पर बिकना चाहिए। तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए सही अवसर मिले, यानी उनकी मुख्य रूप से क्या क्या मांगे थी। एक तो जो उनके स्वयं के संसाधन थे उन संसाधनों के ऊपर उनका स्वयं का नियंत्रण हो, एक तो उनकी मांग ये थी। दूसरी मांग क्या थी उनकी कि उनको विकास करने के लिए अधिक सहायता मिलनी चाहिए। और तीसरी मांग थी कि कच्चे दाम के लिए उनको कच्चे माल के बदले में उनको सही दाम मिलने चाहिए। और चौथी मांग थी उनकी कि जो उनका तैयार माल है वो जब विकसित देशों में जाए तो वहां के बाजारों में वो सही दामों पर बिक जाए। इस प्रकार की उनकी मांग थी। अब देखिए ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। देखिए सालों से खूब तेज वृद्धि हो रही थी, लेकिन फिर भी युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। खूब प्रगति चल रही थी, चारों तरफ आप देख रहे हो विकसित देश बहुत ज्यादा विकास कर रहे थे और विकासशील देश भी आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश में लगे हुए थे, फिर भी सब कुछ ठीक ठाक सा लग नहीं रहा था। सालों से हो रही तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। विदेशों में भारी लागत करके लगा देने के कारण, यानी अमेरिका ने क्या कर रखा था, विदेशों में बहुत सारा पैसा लगा रखा था, बहुत सारी कंपनियां खोल रखी थी, अपने निवेश कर रखे थे। इसलिए विदेशों में बहुत ज्यादा लागत के कारण अमेरिका की स्वयं की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता थी वो काफी कमजोर हो गई थी पहले की अपेक्षा में। विदेशों में भारी लागत के कारण अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हो गई थी और अब अमेरिका का जो डॉलर था वो विश्व की प्रधान मुद्रा के रूप में सम्मानित नहीं रहा था, अब वो सबसे प्रमुख मुद्रा नहीं रह पाया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत में भी गिरावट आ रही थी, यानी डॉलर की कीमत कम होती जा रही थी।
सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी थी और इसके साथ ही स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था तो अब विफल हो गई थी और अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू की गई थी। यानी दो चीजें आई हैं, स्थिर विनिमय दर जो अब तक चल रहा था वो व्यवस्था अब समाप्त हो गई थी और अब अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई थी। अब देखिए हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हम विनिमय दर की बात करते हैं तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा के लिए जो सारे के सारे यानी जो बहुत सारे देश हैं, विभिन्न देश, उनकी राष्ट्रीय मुद्राओं को आपस में जोड़ा जाता है, जिसके कारण कि भाई एक देश से दूसरे देश के अंदर व्यापार करने के लिए पैसों के आदान प्रदान में, वित्तीय आदान प्रदान में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए उसको जोड़ा जाता है। इसी को हम विनिमय दर के नाम से जानते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है और यह दो प्रकार की होती है। जो विनिमय दर है वो दो प्रकार की होती है, एक स्थिर विनिमय दर और एक अस्थिर या परिवर्तनशील विनिमय दर, या जिसको लचीली विनिमय दर भी हम कह सकते हैं। पहले हम स्थिर विनिमय दर की बात करते हैं। इस विनिमय दर के अंदर जो मुद्रा के अंदर उतार चढ़ाव होते हैं उसको वहां की सरकार के द्वारा हस्तक्षेप करके उसको नियंत्रित किया जाता है। इस विनिमय दर में मुद्रा पर आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। यानी मुद्रा पर कोई उतार चढ़ाव आए, उस उतार चढ़ाव को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए वो स्थिर रहे मुद्रा, वो उसको ज़्यादा नीचे नहीं गिरे या ज़्यादा ऊंचे भाव नहीं हो जाए उसके, इसके लिए सरकार को उसके लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है, सरकार का उसमें हस्तक्षेप होता है। दूसरी है अस्थिर या परिवर्तनशील विनिमय दर। इस विनिमय दर के अंदर जो विभिन्न मुद्राओं की जो मांग या आपूर्ति के आधार पर उनके जो घटने बढ़ने की प्रक्रिया है वो मांग और आपूर्ति के आधार पर होती है और इसके अंदर सरकार का कोई भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। यह विनिमय दर विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। यानी मुद्रा की मांग ज्यादा हो गई, उसकी आपूर्ति ज्यादा है तो वो उसी हिसाब से उसकी मांग और आपूर्ति के हिसाब से मुद्रा की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। इसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और 1970 के दशक के मध्य तक जो सारे के सारे विकासशील देश थे वो अपने कर्जे और विकास इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा लेते रहे थे। यानी उनको अपने कोई भी कर्जे की आवश्यकता होती थी या विकास के कोई कार्य करने होते थे, उसके लिए उनको पैसा चाहिए होता था, तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान थे IMF और विश्व बैंक, उनसे वो 1970 के दशक के मध्य तक उनसे वो लेते रहते थे, उनकी शरण में जाते रहते थे। 1970 के दशक के मध्य तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, लेकिन अब इन देशों को इन संस्थानों से कर्जा ना लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा कि भाई अब इनसे आपको कर्जा नहीं लेना है। लेकिन अब उन्हें इन संस्थानों से कर्जा न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा और इससे क्या प्रॉब्लम खड़ी हो गई, इन विकासशील देशों पर समय समय पर कभी किसी देश में कभी किसी देश में, क्योंकि अभी तो ये अपने विकास की तरफ बढ़ ही रहे थे और अभी अभी ये स्वतंत्र भी हुए थे, विकसित की स्थिति में ही नहीं पहुंचे थे, उससे पहले उनके पास कर्जे लेने की जब मनाही हो गई तो वो कर्जा संकट में फंस जाते थे, उनको कर्जे की आवश्यकता होती थी और कर्जा उनको कहीं से मिल नहीं पाता था। इसलिए इन विकासशील देशों में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा था और इसके कारण इनकी आय में भी गिरावट आ रही थी और गरीबी बढ़ती जा रही थी इन देशों के अंदर। इससे आय में गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। और अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी जो देश हैं वहां पर यह समस्या सर्वाधिक थी। यानी वहां पर उनको कर्जा चाहिए था, अपने विकास के लिए कर्जा चाहिए था, क्योंकि अभी ये अफ्रीकी देश तो अभी स्वतंत्र हुए थे, उनको विकास करना था लेकिन उनको कर्जा मिलता नहीं था, तो उनके लिए तो समस्या सर्वाधिक थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सर्वाधिक थी।
और देखिए अब स्थिति बदलने लगी थी। अब औद्योगिक विश्व के अंदर भी बेरोजगारी ने अपने पांव पसारना प्रारंभ कर दिया था और ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी अब वहीं पर निवेश करने लगी थी जहां पर वेतन कम था, यानी जहां पर इसको कर्मचारी लगाते थे वो अपने यहां पर काम करने के लिए और वो वेतन कम लेते थे, वहीं जाकर के बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना निवेश करने लगी थी। औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा था, यानी अब औद्योगिक विश्व के अंदर अब रोजगार की कमी आने लग गई थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी ऐसे देशों में उत्पादन करने लगी जहां वेतन कम थे। और 1949 की चीन में जब क्रांति आई तो उस क्रांति के बाद में चीन भी विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग हो गया था, उसकी अर्थव्यवस्था अलग ही हो गई थी। 1949 के अंदर साम्यवादियों ने वहां क्रांति कर दी थी, राजतंत्र को समाप्त कर दिया था और उसके बाद में वहां की जो चीन जो है वो विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग हो गया था। चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था। परंतु अब चीन के अंदर जब नई आर्थिक नीतियां आई और सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो जो दुनिया के बहुत सारे देश जो थे वो विश्व अर्थव्यवस्था से जाकर के पुनः जुड़ने लगे, दोबारा जुड़ने लगे थे। परंतु चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमे के बिखराव के बाद बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए थे। चूंकि चीन के अंदर वेतन अन्य देशों की तुलना में बहुत कम लेते थे वहां के लोग, इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहीं पर जाकर के निवेश करती थी और चीन के अंदर बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई थी। और इसी का परिणाम यह है कि आप देखिए हमारे घरों के अंदर चाहे टेलीविजन है, चाहे मोबाइल है, बहुत सारे खिलौने हैं, वो सब चीन निर्मित हैं, यानी इन चीन में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई थी उनके द्वारा निर्मित हैं। चीन में वेतन अन्य देशों की तुलना में कम थे, अतः बहुत सारी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जमकर निवेश करना शुरू कर दिया था और इसलिए हमारे ज्यादातर टेलीविजन, मोबाइल फोन और खिलौने चीन में ही बने होते हैं। इसका कारण क्या है कि वहां पर अल्प लागत अर्थव्यवस्था है और कम वेतन है, ये दोनों ही फायदे हैं। यानी कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी वहां पर जाती है तो उसको लागत बहुत कम लगती है, यानी उसको बहुत कम खर्चा लगता है, आर्थिक व्यवस्था ही उसकी वहां की इस प्रकार की है और वहां के लोग वेतन भी बहुत कम लेते हैं, ज्यादा समय तक ज्यादा मेहनती हैं, ज्यादा काम करते हैं और इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां पर बहुत सारा निवेश करना प्रारंभ कर दिया। इसका कारण चीन में अल्प लागत अर्थव्यवस्था और वहां के कम वेतनों का नतीजा है। और उद्योगों को कम वेतन वाले देशों की तरफ जाने लगे थे अब उद्योग, तो आप ये देख लीजिए कि व्यापार और पूंजी दोनों के प्रवाह की दिशा ही बदल गई थी। अब व्यापार और पूंजी दोनों कहां जा रहे थे? जहां पर कम वेतन था, जिन देशों के लोग कम वेतन लेते थे वहां व्यापार और पूंजी वहां पर जा रही थी, क्योंकि उद्योग अब उसी दिशा में जाने लग गए थे। और इसका परिणाम यह था कि भारत, चीन और ब्राजील, इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ गया था। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से व्यापार और पूंजी प्रवाह की दिशा ही बदल गई, जिससे भारत, चीन और ब्राजील की अर्थव्यवस्थाओं में भारी बदलाव आने लगे हैं और दुनिया का आर्थिक भूगोल ही बदल गया है। दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह से बदल चुका है और अब दुनिया में सब जगह पर चाहे कहीं भी जाइए व्यापार है, वाणिज्य है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और अब किसी भी देश की मनमानी नहीं है। सभी जगह व्यापार की अधिकता है, खूब व्यापार है, समृद्धि है। और बच्चों, इसी के साथ ये अध्याय अब यहीं पर समाप्त होता है और अगले भाग के अंदर हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।